हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबीआई जो रिलीज करता है रिपोर्ट एवरी 6 मंथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको हम एफएसआर भी कहते हैं। वो कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और उसका इम्पोर्टेंस कहाँ है। उसका इम्पोर्टेंस ईएसआई में है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। उसका इम्पोर्टेंस एफएम के पेपर में, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में है। एंड अभी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं 2022 में, अभी अगस्त के फर्स्ट वीक से उनका इंटरव्यू चालू होने वाला है। और जो अगले साल के लिए भी इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी ये जो एफएसआर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी हमारा आरबीआई का कोर्स ऑन है और ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट में है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी हमारा आरबीआई का, नाबार्ड से भी, एनपीएस कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी हमारा मॉनसून का ऑफर चालू है। 47% डिस्काउंट यहाँ पर है। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़ा एफएसआर का हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ये अभी न्यूज़ है 25 मार्च 2010 की, 2010 का ये न्यूज़ है। आरबीआई रिलीजेस फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेज लिमिटेड रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ये 2010 की सिचुएशन है। आपको पता है 2008 के सितंबर में लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद बाकी मतलब इंडिया के गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने डिसाइड किया कि अभी हम इस टाइप का रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे है, एज अनाउंस इन द एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल 2009, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established a financial stability unit in August 2009. The second quarter review monetary policy in October 2009 made specific mention of a periodic, अभी 6 महीने में आता है एक बार, financial stability report for India to enhance transparency and augment confidence in the financial system. The FSR published today, मतलब इस डेट को 25 मार्च को, is the first of these reports and is an attempt at institutionalizing the implicit focus and making financial stability an integral driver of the policy framework। यानी कि अब ये इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया है, अभी रेगुलर ये चलता रहेगा। और अभी जो रिपोर्ट आया है, वो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आया है वो आया है हमारा जून एंड में आया है 2022, यानी कि अभी 12 साल इसको हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपके ईएसआई के फेज 1 में आ सकता है, उसके बाद एफएम के फेज 1 में आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि ये जो एफएसआर था ये कब स्टार्टिंग हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी आपको कहाँ पर मिलेगा, ये है हमारा आरबीआई का वेबसाइट, सबको पता है rbi.org.in। यहाँ पर जाने के बाद आप जाएंगे पब्लिकेशन में। ठीक है, पब्लिकेशन में क्लिक करने के बाद आप ये अलग अलग पब्लिकेशन है आरबीआई के, फिर आप देखेंगे हाफ ईयरली पब्लिकेशन और यहाँ पर फर्स्ट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हमारा जो पिछला लेक्चर था मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसमें मैंने ये रिपोर्ट वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम ये रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा रिपोर्ट होता है, जिनके पास टाइम है, जिनको इंटरेस्ट है और जिसको इनका इंपॉर्टेंस पता है क्या है, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये रिपोर्ट गो थ्रू करना है। मतलब क्या होता है पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं लाइन टू लाइन पढ़ना। एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ये रिपोर्ट अगर आप मुझे कहेंगे कि यार ये लो रिपोर्ट 400 पेज का पढ़ो, मैं कहूँगा यार 1 घंटे में मैं देख लूँगा। मतलब क्या क्या मुझे क्लिक होना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो है हमें पढ़नी होती है। चलिए अभी जैसे अब आप पहले होम मैंने दिखाया, फिर पब्लिकेशन दिखाया, फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून का है, यानी दिसंबर, जुलाई, जनवरी, इस तरीके से हर 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट आते रहता है। ठीक है, तो अभी इसको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, प्रेस रिलीज होता है। और जो स्टूडेंट को बहुत मिनिमम टाइम में पढ़ाई करनी है इंटरव्यू के लिए, मान लीजिए कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे बस आप एग्ज़ाम के लिए बता दो कितना करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये पढ़ लो। बस ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे तैयार कर लो कि इसमें जो कुछ भी दिया है आपको मगअप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर 1,
2, 3, 4, 5। अगर आपको इंटरव्यू में कहेंगे कि सर 25th जो FSR है वो 30 जून को RBI ने रिलीज किया है, 1, 2, 3, 4, 5, बस खत्म। आप इतना करेंगे तो बहुत है, लेकिन ये भी करना इतना आसान नहीं है, इसको आपको 4 घंटे लगेंगे। अगर आपको पूरा ये मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं कहूँगा कि इसको 4 घंटे दो आप, इतना मतलब हम कहते हैं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं। क्या होता है, अगर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें 90% इंपॉर्टेंस आपके मेमोरी को है, ठीक है। यूपीएससी में कौन स्टूडेंट पास होते हैं जिनको सारा दिमाग में बैठा है, कोई भी बताओ लिख देगा, क्योंकि आपको लिखना है यूपीएससी केस में। प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारी चीज़, जब तक लोग क्या कहते, देखो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कब होगा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आपके पास फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, तब ही आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है साइंस टेक पे या इकोनॉमी पे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग का जो इंफॉर्मेशन है दिमाग में स्टोर किया हुआ उसको एनालाइज करूँगा मैं। इसीलिए एनालिसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार ये मगअप पिकअप करने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ एन एक्सक्यूज़, ठीक है। अगर कोई बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में रिपोर्ट, अगर ये किसी ने बता दिया यहाँ से यहाँ तक, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100%, ठीक है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं मैं जो कहता हूँ, फिर इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं, और फिर आपको भी समझ में आएगा अंदर जाने के बाद, यार मुझे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर की नाम भी नहीं पता। तो आपको मेमोरी होनी चाहिए, आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको याद तो रहना चाहिए आप क्या, किसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, किसके बेसिस पे आप एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप करेंगे ना। आपके पास अगर फैक्ट्स भी नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और एनालिटिकल पावर भी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जिनको आरबीआई में श्योर शॉट एंटर करना है वो ये फॉलो करो, जिनको नहीं जाना है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये उसी का है। ओपन करने के बाद पीडीएफ जब ओपन होता है तब ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या हाईलाइट्स है। द आउटलुक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इज shrouded by the considerable uncertainty because of the war in Europe। आपको पता है यूरोप में मतलब रशिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, उसका एक पार्ट आपका एशिया में है और एक पार्ट यूरोप में है। अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है वो यूरोपियन पार्ट में चल रहा है। फ्रंट लोडेड मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन बाय सेंट्रल बैंक इन रिस्पॉन्स टू परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन एंड मल्टीपल वेव्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर कौन से 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक है आपका वॉर, उसके बाद है इन्फ्लेशन एंड उसके बाद है कोविड, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, ये आपके आंसर में आने चाहिए। नॉटविथस्टैंडिंग द चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबल स्पिलओवर्स, द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। अभी रिकवरी हमारा धीरे धीरे चल रहा है थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, एक्सटर्नल स्पिलओवर्स है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वारंट केयरफुल हैंडलिंग एंड क्लोज मॉनिटरिंग। यानी कि हमें ये देखना है, हमारी रिकवरी अच्छी चल रही है लेकिन हमें एक्सटर्नल सेक्टर पे अभी क्रूड का भी रेट काफ़ी हाई हो गया था, इन्फ्लेशन भी है, कमोडिटी प्राइजेस भी हाई हो, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है। बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव सफिशिएंट कैपिटल बफर्स टू विथस्टैंड शॉक। यानी कि कैपिटल किस लिए लगता है, CAR क्या है, 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, और वो दिखाता है कि आपका बैंकिंग सिस्टम कितना सस्टेनेबल है। द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो अभी मैंने बताया, CRAR या इसको CR भी कहते हैं, of scheduled commercial bank SCB rose to new high of 16.7%, while their gross NPA assets ratio fell to a 6-year low of 5.9% in March 2022। ये अच्छी बात है, CRAR बढ़ना ये अच्छी बात है, ग्रॉस NPA कम होना ये भी अच्छी बात है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर क्रेडिट रिस्क रिवील दैट SCBs यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वुड बी एबल टू comply with the minimum capital requirement even under the severe stress scenario। सीवियर स्ट्रेस का मतलब होता है कि बहुत डिफॉल्ट होना चालू हो गया, तभी भी हम यहाँ पर अच्छा स्टैंड होंगे। बस ये भी अगर आपने देख लिया तो मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिखना है, आपको इंटरव्यू में 65-70 मार्क्स चाहिए, आपको फेज़ 1 फेज़ 2 या सब जगह पे इंश्योर करना है, आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है, तो मैं आपको बताता हूँ वो आप आगे देखिए।
अब ये क्या है, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एवरी रिपोर्ट में, आरबीआई के सारे रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है, या नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, एफएसआर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वहाँ पर इस टाइप का एब्रीविएशन होता है। तो ये नियर अबाउट 800,000 के आसपास हो जाएंगे। तो बस इसको गो थ्रू करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें से 50 आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, CRILC। उसके बाद AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, CPs, कमर्शियल पेपर्स। तो आप ये सब देख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, या फिर आपके इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको डीप में पूछा कि चैप्टर के नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंडनेस एंड रेजिलियंस। इसमें शेड्यूल कमर्शियल के बैंक के बारे में डिस्कशन किया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कशन है, प्राइमरी UCBs है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, NBFCs के बारे में है, इसका इंटरकनेक्टेडनेस कैसा है वो भी यहाँ पर बताया गया है। अभी सेकंड टॉपिक है रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, ग्लोबल रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, डोमेस्टिक रेगुलेटरी डेवलपमेंट क्या है, इनिशिएटिव्स फ्रॉम रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज़। उसके बाद अदर डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। और ये देखिए नेक्स्ट जो होते हैं उसमें एक सिस्टमेटिक सर्वे, रिस्क सर्वे है, मेथोलॉजीज है, एंड इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मेजर्स टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो RBI है, सेबी है, IRDA है, PFRDA है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड है, ये IFSC ये है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया, ये आई थिंक ये हिंदू न्यूज़पेपर है, क्या क्या यहाँ पर दिया है आपको देख लेना है, मैं आपको इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आपको ये देखना है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ है, एक्सटर्नल डेट अभी इंक्रीज हुआ है, ये सारे रिलेटेड न्यूज़ है। आपको क्या करना है, 30 जून को ये आया था, 1 जुलाई को आपको जो जो न्यूज़पेपर मिलता है, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमी रिमेन्स ऑन रिकवरी पाथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। RBI क्या कहता है, बैंक्स NPA रेशो एट 6 ईयर लो, बट फिनटेक एक्सपोज सिस्टम्स टू न्यू रिस्क। ठीक है, ये सारा न्यूज़पेपर में दूसरे दिन आया था। अब ये देखिए लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है यहाँ पर, बैंक्स ग्रॉस NPA एट 6 ईयर लो, ये हमने अलग अलग न्यूज़पेपर में, इसलिए थोड़ा रिपीटेशन हो रहा है। RBI वेरी ऑफ रिकास्ट MSMEs पोर्टफोलियो। ठीक है, क्रिप्टो इज अ क्लियर डेंजर सेज RBI गवर्नर। तो क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत डेंजरस हो गई है। अभी आपने देखा होगा 50, 60, 70, 80, 80%, कुछ करेंसी तो आई थिंक लूना एक करेंसी थी, वो तो मतलब USDT कहते थे, स्टेबल करेंसी थी, लेकिन वो अभी 99.9 आई थिंक वो वैनिश हो गई अभी। ठीक है, तो इसलिए इससे आप दूर रहिए। बाकी ये टॉपिक है, अगर आप रिपोर्ट ओपन करेंगे ना, ये टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये भी पढ़ लीजिए। ये वहाँ पे ना 1.5 पेजेस, 1.5 पेजेस है ये, तो ये पूरा एक समरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क है, सेकंड डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड मार्केट्स, एंड उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंडनेस एंड रेजिलियंस, रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स एंड अदर डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, असेसमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, ये है आपका पूरा रिपोर्ट। और अगर आपको और थोड़ा सा आगे जाना है तो एटलीस्ट क्या कीजिए, चैप्टर ओपन करने के बाद 3 चैप्टर यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जहाँ तक खत्म होता है वो पूरा 1 पॉइंट से जो चालू है वो, और उसके बाद समरी एंड आउटलुक पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा इस ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिनको ज़्यादा पढ़ना है। अदरवाइज मैं तो कहता हूँ कि इसको गो थ्रू करना है, आप 8 to 10 आवर्स दीजिए इसको, उस टाइम में जितना आप कर सकते हैं कीजिए। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे जितना बता रहा हूँ, और ये डाउनलोड कीजिए, और इसमें जितना है वो भी पढ़ लेंगे तो आपको 99% आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, इसे चार्ट देखना है। देखो कितना अच्छा चार्ट है, क्या दिखाया यहाँ पर आपका, ये है आपका जैसे रूपी है। ठीक है, INR और रूपी का जो रेट है वो यहाँ पे दिया है। USD INR लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, कैसे कैसे मूव हो रहा है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे है, ये यूरोजोन क्राइसिस हुआ था, ये टेपर टेंट्रम था, ब्रेक्सिट, फेड रेट हाइक, QE क्वांटिटेटिव ईजिंग, टेपरिंग राइज टू US यील्ड्स, उसके बाद है रेट हाइक बाय द फेड, टू एग्जिट बाय फेड एंड ECBs, एंड अभी ये 19 पेंडेमिक है, COVID-19, एंड ये है फेड टेपरिंग एंड रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। तो किस तरीके से ये कंटिन्यूसली हमारा रूपी है डिप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। इस टाइप के आपको इतने अच्छे चार्ट्स है। उसके बाद आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे, बॉक्सेस बहुत अच्छे, क्या दिया है, हाउसिंग प्राइस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी एनालिसिस। जस्ट देख लीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है,
ऊपर ऊपर देख ली, थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर काफ़ी होता है। तो मैंने अगर ये पीपीटी में आपको जितना दिया है, अगर उतना भी आपने कर लिया तो भी मुझे लगता है आपका बहुत काम हो जाएगा इसमें। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जो इस साल आरबीआई का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको ये पूरा रिपोर्ट एक बार गो थ्रू करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। इससे सिर्फ ये एफएसआर नहीं है, ये पूरे इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग है। इसमें से आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी समझ में आएगी और आपको काफ़ी सारा, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। ठीक है, ये सिर्फ आरबीआई एफएसआर से रिलेटेड नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगा। और आपके जो फ्रेंड्स है तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू की या आरबीआई ग्रेड बी 2023 की तैयारी, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की, तो उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।